सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड की तरफ से जो मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें से सोशल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आज बात करेंगे। और इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप तक पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सोशल साइंस है अर्थात सामाजिक विज्ञान है, जो कि 80 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें से आप लोगों को इस बार के पैटर्न के हिसाब से दिया जाएगा 60% ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50% बनाना है। तो यहाँ पे 80 का 60% के बारे में बात करें तो 48 होता है। तो 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में दिया गया है। और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में आप लोगों को 80 मार्क का एग्जाम होगा, आप लोगों को पता ही होगा, और 20-20 का प्रैक्टिकल होता है। इस हिसाब से आप लोगों को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में 40 के बदले 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है बोर्ड में। ठीक है, अगर आप 40 से अतिरिक्त आंसर मतलब ज़्यादा दे देते हैं तो पहला जो है 40 क्वेश्चन का आंसर काउंट होगा। आप इस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये जो दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए में, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है तुर्की, बी में दिया है इटली, सी में दिया है इंग्लैंड और डी में दिया है फ्रांस। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसको? तुर्की को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को याद होगा कि यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। दो संगठन किया गया था, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। तो दो चीज़ का स्थापना हुआ था, यंग इटली और यंग यूरोप का, जिसमें यंग इटली की स्थापना जो है वो 1831 ईस्वी में किया था और यंग यूरोप का स्थापना जो किया था वो 1834 में हुआ था। ठीक 3 साल बाद हुआ था। तो यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, दोनों की स्थापना मेजनी के द्वारा हुआ था और मेजनी एक गणतांत्रिक साहित्यकार थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखें, इस बार के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन के द्वारा लिखा गया था, लेनिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में दिया है 1964, 1985, 1990, 1991। तो आप लोगों को याद रखना है सोवियत संघ का विघटन जो हुआ है वो 1991 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो आप लोगों को इसका जानकारी तो होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। लेकिन अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? मतलब यहाँ पे भगवान का नाम दिया गया है विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंकोर वाट में विष्णु देवता का मंदिर है, विष्णु देवता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सातवां नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप लोगों को याद रखना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप 26 जनवरी 1930। तो पूर्ण स्वराज जो दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, हीराकुंड परियोजना है और ये भूगोल से है, नदी घाटी परियोजना से। तो हीराकुंड परियोजना है तो यहाँ पे है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। तो देखिए दोस्तों, हीराकुंड परियोजना अगर पूछे तो आप लोगों का महानदी हो जाएगा। कौन होगा? महानदी। तो महानदी इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। 10वां क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था?
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन में दिया है अमृतसर, बी में दिया है पटना, सी में दिया है लाहौर, डी में है इलाहाबाद। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। कहाँ पे? पटना जिला में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पटना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत, मतलब यहाँ पे वस्त्र बनाने वाले जो अफीम थे उसका बिक्री किस देश से करती थी? तो आप लोगों को याद रखना है चीन। किससे? चीन से करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन में दिया है फ्रांस, और बी में है अमेरिका, सी में है रूस, डी में है इंग्लैंड। तो आप लोगों को याद रखना है रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। और ये MBBA क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर को हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन में है पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन सी है, जल। जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है गुजरात, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है असम, और डी में है तमिलनाडु। तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए गुजरात। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, जैसे यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कहाँ पे है? तो आप लोगों का आंसर जो बी देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है वो सभी का सभी गलत है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व अर्थात पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1992 में हुआ था। कहाँ पे? तो जापान के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। जापान के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान तो है नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर गलत है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर है का क्या? रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन डी जो है इसका सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 17 नंबर, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए 1992 में, मतलब 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इसी के बारे में ये 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ अभी अभी। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। द्वितीय पूछे तो ठीक 5 साल के बाद। +5 पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो 1997 कहना है, 1997 जो कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो 2002 कहना है, 5 साल बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण सुरक्षा बनाने के लिए, संरक्षण के लिए। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आप लोग बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद भी होगा। जैसे यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में है केरल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है नंबर 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1923, बी में है 1930, सी में है 1933, डी में है 1935। तो देखिए भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो ऑप्शन में है यहाँ पे 1965, 1966, 1967, 1968। तो देखिए भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुआ था वो 1966 में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन में दिया है जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जो है वो कपास है, कपास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे लखनऊ, पटना, कानपुर और भागलपुर। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना है, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख रहे हैं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, ऑप्शन में है बरौनी, बांका, भागलपुर, बगहा। तो देखिए उर्वरक कारखाना अगर पूछे तो आप लोगों को याद रखना है बरौनी। क्या याद रखेंगे? बरौनी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो यहाँ पे है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, मार्टिन लूथर किंग ने, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए में जातिवादी, सांप्रदायिक, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और आदर्शवादी। तो आप लोग इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो ऑप्शन में दिया है 1960 में, 1972 में, 1982 में, 1990 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन डी, 1990 में। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद ये हाल ही का क्वेश्चन है, और वर्तमान क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? और इसका आंसर आप लोग तो जरूर दे सकते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन, पहले भारत में 28 राज्य थे, 2019 से पहले 28 राज्य थे, फिर 2014 के बाद जो है 29 राज्य हो गया, फिर कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो फिर 28 राज्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के भारत में अभी फिलहाल 28 राज्य ही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया 2 जून 2014 को, 2 जून 2015 को, 2 जून 2016 को, 2 जून 2017 को। तो आप लोगों को इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 2 जून 2014 को। और पूछेगा अभी फिलहाल के भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 ही कहना है। कितना कहेंगे? 28 राज्य कहना है, 29 नहीं याद रखिएगा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर विभाजित हुआ और लद्दाख विभाजित हुआ तो दोनों क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो 28 ही बचा है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो 1972 में जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किस राज्य से शुरुआत हुई थी? तो उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से। वृक्ष को कटौती कर रहा था अंग्रेजों सरकार द्वारा, तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे है राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक संगठन। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। तो पॉलिटिकल पार्टी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? अब निम्नलिखित आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे है जनता दल यूनाइटेड, इसके बाद यहाँ पे है डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो आप लोगों को बीजेपी का नाम सुने होंगे। बीजेपी जो है वो एक राष्ट्रीय दल है, जो कि प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है?
भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जैसे यहाँ पे है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। तो ये जो डी देख रहे हैं ना आप, सही है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, किसने कहा, और ये MBBI क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो वो अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, ये तो होगा ही नहीं। पंचायती राज, ये हो सकता है। समाज एक असमानता, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं। जो है देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का जो सुधारक होगा वो पंचायती राज होगा। क्या होगा? पंचायती राज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये MBBI क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सभी के सभी, जो भी बोल रहा हूँ कि MBBI है, वो इम्पोर्टेंट है। वो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि इसी में से 99% क्वेश्चन जो मैं MBBI बता रहा हूँ वो पूछे जाएंगे। और ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, तो अनुमानित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? और इस क्वेश्चन को आप लोग इजली यूज कर सकते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था वो आज़ादी के बाद 1951 से हुआ था। किससे? 1951 से। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1951। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इस क्वेश्चन को जानना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कम पूछे तो आपको कहना है शिवहर, और ज़्यादा पूछे तो पटना। क्या कहेंगे? कम पूछेगा तो शिवहर और ज़्यादा पूछेगा तो पटना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले में कम है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? यहाँ पे जैसे है ट्रेस्टकॉट, इसके बाद मार्शल, क्रॉथर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है 40 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा जैसे भारतीय रुपया है, इसी प्रकार से बांग्लादेश की क्या है? तो टाका है। बांग्लादेश का टाका है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1900 ईस्वी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 1902 दिया गया है, 1904 दिया गया है, 1905 दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो ऑप्शन सी 1904 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, और ये MBBI क्वेश्चन है। आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ MBBI वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे किसी तरह रट्टा मार कर ही रखें। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये आप लोगों को याद रखना है। आपका ऑप्शन दिया है 15, 19, 21, 25। देखिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या जो है वो 19 है। कितनी है? 19। तो 19 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी।
उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? कम से कम मानव की क्या आवश्यकता होती है? तो ये तो इजीली आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मुहावरा बन चुका है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो कौन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? जैसे यहाँ पे है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सैन्य सेवा जो है पूर्णतः सरकारी है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 45 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में किया। कब किया? 2005 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? और ये MBBA क्वेश्चन है, MBBA क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द जो समुद्र के तट पर सुनामी होता है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो जापानी भाषा से लिया गया है। किससे? जापानी से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? जैसे यहाँ पे है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो देखिए प्राकृतिक आपदा पूछेगा तो मानव जनित नहीं कर देना है। ये जो है बम विस्फोट मानव जनित है, युद्ध जो है मानव जनित है, और रासायनिक दुर्घटना मानव जनित है। भूकंप जो है वे एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सुनामी भी रहे, भूकंप भी रहे, तो भूकंप सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBA क्वेश्चन है, इसीलिए इसे आपको मैं होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से कह देता हूँ कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो देखिए, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के भूपटल जो है वो उथल पथल होता है। ऊपर वाले भाग नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले भाग ऊपर चले जाते हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है कि धंस जाते हैं उसमें लोग सब, ठीक है, धंस जाते हैं। तो धंसने के बाद जो है उसको कैसे पता लगाएं कि लोग कहाँ दबा हुआ है? तो किससे पता लगाएंगे? इस यंत्र का क्या नाम है? तो यहाँ पर दिया गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से थोड़ी पता लगाया जा सकता है। दूरबीन, दूरबीन से भी पता नहीं लगा सकता है। इसके बाद यहाँ पे है इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। उसके बाद यहाँ पे टेलीस्कोप। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो इंफ्रारेड कैमरा होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें से सोशल साइंस का 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।